वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 9। एपिसोड के स्टार्ट में हम हंटर एसोसिएशन में बैठे जापान के चेयरमैन मासुमोटो और गो गुनही को बातें करते हुए देखते हैं। मासुमोटो कहता है कि वो अपने हिस्से के जेजू आइलैंड पर मिले एसेंस स्टोन को कोरिया के लिए छोड़ देंगे और वो बदले में बस संग जिनवू को हायर करना चाहते हैं। पहले तो गो चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि संग जिनवू हंटर एसोसिएशन के लिए काम नहीं करता, जिस पर मासुमोटो कहता है कि वो इस बात को जानते हैं, लेकिन गो की मदद के बिना वो जिनू से बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए गो उनकी मदद करे। लेकिन गो समझा नहीं कि ये बंदा जिनू से सिर्फ बात करने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों दे रहा है। पर तभी मासुमोटो अपने ट्रांसलेटर को बाहर भेज देता है और खोपचे में गो से कहता है कि जो एस रैंक गेट हाल ही में खुला है उसको बंद करने के लिए उन्हें जिनू की मदद चाहिए। तो गो ने कहा कि उसकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इरादा अपनी कोई मतलब की खिचड़ी पकाना है तो उसका सजेशन है कि वो अभी के अभी रुक जाए। ये सुनकर मासुमोटो भड़क जाता है तो गो उसको कहते हैं कि उसे पता चला है कि उसके रिश्ते अब ब्लेड गिल्ड के साथ टूट गए हैं और जो फंडिंग वो ब्लेड गिल्ड को दे रहे थे उन्होंने उसे भी लेने से मना कर दिया। और अब बात आ ही गई है तो बोल देता हूँ, जापान के ग्रेटेस्ट हंटर गोटो की मदद से मासुमोटो आसानी से एस रैंक गेट को क्लियर करवा देता था, लेकिन गोटो के मरते ही ब्लेड गिल्ड की रैंक गिर गई और सारी चीजें बदल गई। जापान की गिल्ड में नंबर 1 बनने की होड़ लगी हुई है और मासुमोटो इन सब को रोकने में नाकाम हो गया है। और अगर वो गेट बंद नहीं कर पाया तब भी उसके एल लगने तो तय हैं। और जो भूतिया हरकत उसने जेजू रेड टाइम पर की थी उसका भी पता गो को चल गया है। ये सुनकर मासुमोटो को पसीना आने लगता है तो गो उसको वही कैमरा दिखाता है जो उसके रिसीवर में लगा था। तो गो उसको बुरी तरह से कुचलते हुए कहते हैं कि अगर उसकी इस हरकत का पता जापान को लग गया तो पूरे एशिया में खलबली मच जाएगी और बात हाथ से बाहर निकल जाएगी। लेकिन गो नहीं चाहते कि एक बंदे की वजह से माहौल खराब हो, इसलिए वो इस बात को राज रखेंगे। और ये टाइम स्टोन दिखाकर सौदेबाजी करने का नहीं बल्कि उस गेट को बंद करने का है। इसके बाद हमें डंजन में ले जाया जाता है जहाँ पर जिनू तेजी से एक की गर्दन उड़ा देता है, लेकिन बाकी स्टैचू उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी जिनू देखता है कि वो खतरनाक बीइंग लेजर फायर करने वाला है। इसलिए जिनू कमांडर टच की मदद से उन स्टैचू को पकड़कर अपने सामने लाता है और उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। उस लेजर में जलकर वो स्टैचू टूट जाते हैं और लेजर से बचते हुए जिनू देखता है कि उसकी कमांडर टच एबिलिटी अपग्रेड होकर कमांडर अथॉरिटी बन चुकी है। जिनू के लिए ज्यादा परेशानी तो ये गधा खड़ी कर रहा है, इसलिए जिनू पहले उसे ही सुलाने की सोचता है और तेजी से उसकी तरफ भागने लगता है। तो बेंग स्टैचू उसको पैरों से कुचलने की कोशिश करता है और उसे लगा कि उसने जिनू को मार डाला है और वो खुश होने लगता है, लेकिन उसने देखा कि जिनू बराबर से निकल गया है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वो फिर से लेजर बीम मारता है। लेकिन उससे पहले ही जिनू अपनी अथॉरिटी को स्पीड से मिला देता है और जल्दी से उसके कंधे पर पहुंच जाता है और लेजर बीम से बच निकलता है। अब जिनू उसके कंधे पर खड़ा हुआ है जो देखने में काफी खतरनाक सिनेरियो लग रहा है। जिनू अपने मल्टीलेशन के इस्तेमाल से उसके चेहरे पर कई सारे स्लैशेस मारता है तो बिंग स्टैचू अपनी बत्ती सी दिखाकर बताता है कि उसको इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ा है। जिनू हैरान है कि डीमन किंग के डैगर से इसको कुछ हुआ क्यों नहीं, जबकि इसका वार तो किसी को भी काट सकता है। तो जिनू उसके चेहरे की लाइन को टारगेट करता है और उस पर चढ़कर अपने हाथ को जोर से घुमाते हुए उसके गाल पर तगड़ा सा पंच दे मारता है। उसका ये पंच देखकर आर्किटेक्ट हैरान होता है और जिनू एक के बाद एक पंच उसके ऊपर लैंड किए जा रहा था, जिसे खाकर वो बीइंग बौखला जाता है और एकदम से औंधे मुंह जमीन पर गिर जाता है। फिर जिनू उन सिपाहियों का नंबर चढ़ाता है और उनको अपनी ओर आता देखकर उनको अपनी कमांडर अथॉरिटी से पकड़कर जमीन पर सुला देता है और जिनू महसूस करता है कि उसकी पावर बढ़ गई है। आर्किटेक्ट
जिनो की तारीफ करता है और जिनो अपने सवालों के जवाब मांगता है तो वो देने से मना कर देता है क्योंकि अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ है। जिनो को अपने अगले टारगेट को डिफीट करना होगा जो कि खुद आर्किटेक्ट है। सिस्टम जिनो को अर्जेंट क्वेस्ट देता है कि अगर उसने अपने दुश्मन को 10 मिनट में नहीं हराया तो उसका दिल धड़कना बंद कर दिया जाएगा। जिनो पूछता है कि वो आखिर है कौन, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो सिस्टम को बनाने वाला आर्किटेक्ट है और जितने भी स्टैचू यहाँ मौजूद हैं वो सब उसी ने बनाए हैं। गेट के बाहर मिस्टर जिंचुल सर्विलेंस टीम के मेंबर और कई सारी ताकतवर हंटर को हड़बड़ी में इकट्ठा करके ले आया है ताकि डबल डेंजन में जिनो की मदद कर पाए। और जैसे ही जिंचुल अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे काफी तेज माना महसूस होता है। उसे लगा कि कोई इनविजिबल पावर उसको रोकने की कोशिश कर रही है। जिंचुल को लगा कि वो ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, उन्हें मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए वो हंटर्स गिल्ड को मदद के लिए एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसको चोई और हेइन मान लेते हैं और उनकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। जबकि डबल डेंजन में आर्किटेक्ट अपने बहुत सारे हाथ निकालता है और तेजी से आकर जिनो पर हमला करता है। जिनो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर अटैक तेज होने से जिनो दूर जाकर टकरा जाता है। जिनो खांसते हुए उठने की कोशिश करता है पर अचानक से आर्किटेक्ट उसके पास आता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन उसने देखा कि जिनो तो हर एक अटैक को ब्लॉक किए जा रहा है, जिससे वो खुश होता है क्योंकि जिनो उसकी सोच से भी ज्यादा बेहतर है। आर्किटेक्ट जिनो के मुंह पर तगड़ा पंच मारता है तो जिनो भी काउंटर अटैक से उसके थोपड़े का नक्शा बिगाड़ देता है। आर्किटेक्ट दूर जाकर गिरता है। उसने कहा कि काफी सालों बाद उसे कोई जबरदस्त ओपोनेंट मिला है, वो भी एक इंसान के रूप में, तो अब आर्किटेक्ट को उससे लड़ने में मजा आएगा। जिनो उसे देखते हुए मन में कहता है कि इसे लगता है ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसको डिफीट करने की ताकत है मुझ में। जिनो उससे पूछता है कि उसने सिस्टम को क्यों बनाया और अभी इस डबल डेंजन में क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं बताता और हमला करने आता है। तो जिनो उससे थोड़ी दूर पर फाइट करने की सोचता है और अपनी कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। तो बदले में आर्किटेक्ट भी यही करता है, जिससे उनके अटैक्स आपस में भिड़ जाते हैं। जिनो ने देखा कि ये उसकी सारी स्किल इस्तेमाल कर सकता है और तभी आर्किटेक्ट वहां पर स्टैचू के हथियारों को इकट्ठा कर लेता है। तो जिनो भी अपने डैगर को निकाल लेता है और पूछता है कि उसका सिस्टम बनाने का इरादा क्या है और उसको पावर कैसे दी है उसने, जिस पर आर्किटेक्ट ने कहा कि जिनो को सेलेक्ट करने वाला वो नहीं बल्कि कोई और है, जबकि वो तो बस क्रिएटर है सिस्टम का और वो तो राजी भी नहीं था कि जिनो सिस्टम का प्लेयर बने। उसकी बकवास सुन के जिनो उसके साथ सीधा भिड़ने की तैयारी करता है, नहीं तो वो खुद मारा जाएगा। तभी आर्किटेक्ट तेजी से आता है और जिनो पर कूद पड़ता है। जिनो साइड होकर बचता है और वो दोनों एक दूसरे पर कई सारी स्लैशेस की बारिश कर देते हैं। जिनो को एहसास हुआ कि उसकी सभी सेंसेस तेज हो गई हैं और वो उसके सारे हथियारों की मूवमेंट को देख पा रहा है और उनसे एकाएक बच भी रहा था। आर्किटेक्ट परेशान है कि पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद भी जिनो उसके हमले रोककर उस पर अटैक कैसे कर रहा है और उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तभी जिनो उसके हाथ को काट देता है और पत्थर की डमी बॉडी होने पर भी आर्किटेक्ट को दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि जिनो एक शैडो मोनार्क था। उसे गुस्सा आता है कि एक इंसान के हाथों उसको दर्द कैसे हो सकता है। अभी 3 मिनट और 45 सेकंड बाकी हैं, इसलिए आर्किटेक्ट अपने सारे खिलौनों को फिर से खड़ा करता है जिसमें वो बिंग भी शामिल है। जिनो जल्दी से हवा में उड़कर कमांडर अथॉरिटी से तेजी से जमीन पर लैंड करता है और वो सब दूर जाकर गिरते हैं। बिंग अपने मुक्के से जिनो को कुचलने की कोशिश करता है जिससे जिनो जंप करके बचता है और आर्किटेक्ट के पास जाकर उस पर हमला बोल देता है और उसके हाथों को काट देता है। आर्किटेक्ट उसको तलवार से काटने की कोशिश करता है तो जिनो पीछे हटकर बचने की ट्राई करता है, पर तभी उसका डैगर एक शील्ड से टकराता है
जिनू ने पीछे मुड़कर देखा कि ये तो साला वही हरामी है जिसने पिछली बार उसके पैर को काटा था। जिनू गुस्से में एक छलांग मारकर सीधा अपनी कोहनी से उसके सिर को तोड़ देता है और अचानक से आर्किटेक्ट पर टूट पड़ता है और उसके बाकी के हाथ भी काट देता है कि तभी स्टैचू के गिरने से वहाँ पर धमाका होता है और धूल उड़ती है। धूल हटने पर जिनू का डैगर उसके गले पर था। आर्किटेक्ट ने कहा कि अभी टाइम बचा है, लेकिन उसने अपनी हार मान ली है और टेस्ट खत्म हो गया है। रही बात जवाब देने की, तो वो सारे जवाब जिनू के अंदर ही हैं, उसके दिमाग में। जिनू समझा नहीं कि ये साला क्या बकवास कर रहा है और इतने में ही जिनू के सामने नोटिफिकेशन खुलता है जिसमें सिस्टम पूछ रहा है कि जिनू की मेमोरी रिस्टोर की जा सकती है, क्या जिनू इसके लिए तैयार है? जिस पर जिनू हाँ कर देता है और तभी वहाँ पर तेज रोशनी होने लगती है और जिनू एक अलग डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बीस्ट को देखता है। उसने नोटिस किया कि वो सब के सब अपनी मुंडी उठाकर ऊपर देख रहे थे। जिनू भी वहाँ देखता है तो उसने देखा कि ऊपर आसमान में बहुत सारे पोर्टल खुले हुए हैं जो काफी डरावने लग रहे हैं। जिनू वहाँ पर इतने सारे बीस्ट को देखकर इतना तो समझ जाता है कि ये अर्थ नहीं है बल्कि कोई और ही दुनिया है। जिनू को कई वैरायटी के बीस्ट दिखाई देते हैं और उनमें से कईयों के साथ तो जिनू दो हाथ भी कर चुका है, जैसे हाईयोर्क, आइस एल्व और गोबलिन। जिनू को लगता है कि ये सब अर्थ पर आ गए तो इंसानों की माँ बहन होना पक्का है और तभी आसमान वाले पोर्टल अचानक से खुल जाते हैं। उनमें से बहुत सारे उड़ते हुए एंजल जैसे दिखने वाले पापा के परे निकलने लगते हैं। मेरा मतलब सिल्वर सोल्जर बोलते हैं इनको। उनमें से एक परा भोपू बजाकर युद्ध की घोषणा कर देता है और पापा के परे और बीस्ट में लड़ाई शुरू हो जाती है जो माहौल को खतरनाक बना रही थी। कोई बीस्ट उनको खा जाता है तो कोई उनके पंख को। उनकी लड़ाई में खून पानी की तरह बह गया क्योंकि सिल्वर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो बीस्ट पर हावी हो रहे थे। और जैसे ही युद्ध खत्म होने को आया तो पापा के परे वहीं के वहीं रुक गए क्योंकि वहां पर कोई आ चुका था और वो आते ही कहता है राइस। जिनू हैरान हो गया कि ये तो उसकी पावर है। उसने आगे देखा कि वो मोनार्क डोमेन और शैडो एक्सट्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर रहा है जिससे वहां मरे पड़े बीस्ट शैडो सोल्जर बनकर जाग गए हैं और जहां तक नजर जा रही थी वहां तक बस शैडो आर्मी ही दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब है कि ये बंदा ही असली शैडो मोनार्क है जो काले घोड़े की सवारी करता है और इसके पास इमोर्टिलिटी वाली आर्मी है जिसका खात्मा लगभग नामुमकिन है। मरे हुए बीस्ट शैडो बनकर और भी ताकतवर बन गए जो शैडो मोनार्क के इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं और जिनू को लगता है कि वो इसके सामने कुछ नहीं है। शैडो सोल्जर पापा के परों से जा भिड़ते हैं। अब उनको मरने का कोई डर नहीं है, अब तो वो बस मारना जानते हैं। उनकी लड़ाई की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी, हथियार टकरा रहे थे, जमीन कांप रही थी और अब सिल्वर सोल्जर के अलावा वहां पर और किसी का खून दिखाई नहीं दे रहा था। पापा के परे जीत के बिल्कुल करीब थे, लेकिन एक बंदे ने आकर उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। शैडो मोनार्क अपनी तलवार घुमाते हुए आता है और उड़ते हुए पापा के परों के पर काट देता है। फिर काफी स्पीड में भागता हुआ शैडो मोनार्क कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करके सिल्वर सोल्जर को कुचल डालता है और शैडो मोनार्क जहां से भी निकलता जा रहा था वहां पर बस तबाही का मंजर ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि शैडो मोनार्क के बीस्ट का साथ देने से अब वो जीत जाएंगे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जीत हाथ से फिसलती दिखाई दे रही थी। और वहीं बाहर वाले डंजन में जिनचुल हंटर्स को लेकर डबल डंजन के गेट तक आ चुका था। चोई को वहां पर काफी तेज माना महसूस होता है, लेकिन हेन को पक्का यकीन है कि ये माना जिनू का तो बिल्कुल नहीं है। वो जिनू को शुक्रिया बोलती है कि उसकी वजह से वो डबल डंजन देख पाएगी। वो लोग उस बड़े से दरवाजे को धीरे से खोल देते हैं और अंदर देखते हैं कि
बड़ी बड़ी स्टैचू टूटकर ढेर में बदली हुई है। उन्होंने जो डबल डंजन के बारे में सुना था वो सब सच निकला। तभी उन्हें आर्किटेक्ट की आवाज सुनाई देती है, जो उनको वहां पर देखकर हैरान था। हंटर्स अपने सामने बड़ी सी स्टैचू को देखकर हैरान हैं कि वो बोल सकती है और उनकी लैंग्वेज भी जानती है। आर्किटेक्ट उसको धमकाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर उसके राजा की नींद तोड़ने की कोशिश करने की। एक हंटर समझ नहीं पाया कि वो गधा जिनू को राजा क्यों बोल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल जिनू आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। पर अचानक से आर्किटेक्ट उन लोगों पर हमला बोल देता है और उन्हें बीच से काट कर कहता है, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब राजा को उन सब की बलि चढ़ाई जाएगी। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 9। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।